स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास मैकेनिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, कल हमारा एक्चुअली लास्ट में वीडियो बीच में शायद रुक गया था, हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो सबसे पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे सर, मैकेनिक्स की क्लास है आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट की और यूनिट चल रही है हमारी सेकेंड। क्लियर है? हम कल क्या पढ़ रहे थे? चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, इसमें ये जो इसकी पूरी गति और उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, कौन सी चीज क्या प्रदर्शित कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है क्योंकि अभी आप लोगों को डायग्राम देख के समझ में आ जाए, एग्जाम टाइम पे जब आप देखने जाओ तो आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से आपको बताया था। और लास्ट में पहले मैंने सोचा था नहीं, थ्योरी में नहीं लिखेंगे, बट लास्ट में मैंने लिखवा दिया था कि चलो ताकि एग्जाम टाइम पे आप लोग को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी घर पे आप लोग एक दो बार रफ में ये या इससे प्रीवियस जो हमने कोड डायग्राम बनाया था जिसमें हमने कम्प्लीटली लट्टू का मोशन, कोणीय संवेग की दिशा, उस पर लगने वाले बलों की दिशा, बलाघूर्ण की दिशा, सारी की सारी चीजें रफ में आप खुद से बनाएंगे और उसे एक दो बार बनाना, उसी में क्लियर हो जाएगा, एक से दो बार में क्लियर हो जाएगा। या फिर बस एक बार अच्छे से पहले नोटबुक में पढ़ लेना और फिर एक बार रफ में करके देखना, ठीक है ना। तो लेकिन उसको आप अच्छे से बना के खुद देखना सबकी कि हाँ इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ये होनी चाहिए, बलाघूर्ण दोनों के लंबवत लग रहा है मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, या दोनों बलों की दिशा कैसी होगी, या प्रतिक्रिया बल नगण्य क्यों हो जाएगा, सारे रीजंस खुद सोचना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति के बारे में। तो गति में हमने क्या देखा था? सबसे पहले तो इससे पहले हमने क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस कर ली थी कि इस पर लगने वाला बलाघूर्ण है तो बलाघूर्ण की दिशा क्या होगी, ठीक है ना, टॉ बराबर mgr sin थीटा हमने निकाला था। और उसके बाद में हम देख रहे थे कि टॉ क्योंकि हमने किसके लंबवत बताया था, फिर टॉ हमने इस दिशा में लगता हुआ बताया था, है ना। तो हमने बोला था कि ये जो जे है कोणीय संवेग के भी लंबवत होगा और जो स्थिति सदिश आर वेक्टर इस लट्टू की वो भी इस दिशा में, तो इन दोनों के लंबवत होगा। ठीक है, तो हमने टॉ बराबर डीजे बटे डी का फॉर्मूला भी यूज में लिया और उन दोनों फॉर्मूलों को यूज में करके हमने क्या इस पर लगने वाला बलाघूर्ण किस दिशा में होगा ये मान निकाल लिए थे। फिर हम पढ़ रहे थे कि पुरस्सरण की दर क्या होगी, कि इस गति करने की पर सेकेंड अगर हम दर की बात करें तो दर क्या होगी। तो दर के लिए हमने क्या फॉर्मूला, हमें मतलब एक तरीके से पुरस्सरण किस एंगल पर कर रहा है, ये एंगल हमने ले लिया था कोई फाई एंगल मान लो, डी फाई नहीं फाई एंगल मान लो। तो ये हमारे एंगल की डी फाई बटे डी टी प्रति सेकेंड उसमें कितने वेग के साथ में वो घूम रहा है, कितना एंगल बना रहा है, किसके साथ में, इस जेड अक्ष के साथ में। ये ध्यान रखना, पुरस्सरण गति हमने कहा है इसलिए क्यों, जेड अक्ष नियत रहेगा और लट्टू क्या करता है उसके चारों तरफ घूमता है, उसके चारों तरफ अपना ये जो ये लट्टू की खुद की एक्सिस होती है जिसके सापेक्ष में क्या करता है, स्पिन मोशन करता है। स्पिन मोशन मतलब प्रचक्रण करता है, ठीक है ना। जैसे हम पृथ्वी के लिए बोलते हैं ना, पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वहाँ घूर्णन गति भी दो टाइप की होती है। पृथ्वी हम बोलते हैं कि सूर्य के चारों और क्या वृत्ताकार कक्ष में या दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, और दूसरा तो वो क्या करती है, एक घूर्णन गति तो कर ही रही है, साथ के साथ पृथ्वी खुद अपनी अक्ष पर भी घूमती है, कहते हैं। तो पृथ्वी की अक्ष मतलब क्या, पृथ्वी जैसे इस टाइप की अगर राउंड है बीच में ये पृथ्वी की अक्ष होती है, ठीक है। तो अपनी अक्ष के सापेक्ष मतलब पृथ्वी गोल गोल खुद अपनी अक्ष के सापेक्ष भी घूमती है, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे होता है ये मोशन कि हमें कभी फील ही नहीं होता कि धरती घूम भी रही है, जबकि ऑल टाइम धरती हमारी घूमती रहती है। तो ये खुद की अपनी दूरी पर भी घूमती रहती है और अपनी दूरी पर घूमने के साथ साथ इस प्रकार, जैसे बीच में मान लो ये सन है तो अपनी दूरी पर घूमने के साथ साथ इस प्रकार ये चारों तरफ ये भी गति करती रहती है, घूमती भी रहेगी और इसके चारों तरफ भी गति करती रहेगी। तो अब इसके चारों तरफ गति करते करते मतलब एक प्रकार का क्या एक अक्ष बना लेती है वृत्ताकार सा, वही काम यहाँ लट्टू करता है कि लट्टू क्या कर रहा है, खुद की दूरी पर भी घूम रहा है और प्लस जो भी एक अन्य अक्ष है जो हमने यहाँ पे जेड अक्ष मान लिया है, जरूरी नहीं हमेशा जेड अक्ष हमने माना है कि यहाँ पे हमने ये जेड अक्ष मान लिया अन्य अक्ष। तो लट्टू क्या कर रहा है, खुद के सापेक्ष खुद की जो ये जड़त्व, इसकी जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसका घूर्णन अक्ष, तो अपने घूर्णन अक्ष के पारित तो गति कर ही रहा है और इसके गति अपनी इस गति को बरकरार रखते हुए इसको करते हुए वो क्या कर रहा है, जेड के चारों तरफ भी गति करता है और गति करते करते क्या इस तरीके से राउंड शेप में गति करते करते एक वृत्त का निर्माण कर लेता है ना। तो हमने ये वही वाला वृत्त बताया है। तो ये वृत्त के साथ में इसका ये जो जेड अक्ष है, जेड अक्ष के साथ में अगर हम इसका कोई छोटा कंपोनेंट माने डीजे, तो डीजे कितना कोण बना रहे हैं, ठीक है ना, और उस कोण की प्रति सेकंड के साथ में उस कोण में क्या परिवर्तन हो रहा है, वही एक तरीके से पुरस्सरण की दर हो जाएगी। तो हमें डी फाई बटे डी टी निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाई। फाई मतलब हो गया कोण, कोण बराबर क्या होता है
चाप बटे त्रिज्या। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ इस चीज को यहाँ आपको समझ में नहीं भी आया हो तो मैंने अलग से इसलिए आपको ये ट्राइंगल बना के बता दिया कि भाई यहाँ देखेंगे, यहाँ एक प्रकार का क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल की ये एक प्रकार से इसकी चाप है, भाई ये पूरे वृत्त है, वृत्त में से हमने थोड़ा सा ये भाग ले लिया डीजे, तो ये डीजे इसकी चाप है। कुछ इस प्रकार से ये राउंड हमने बता रखा है और उसमें हमने चाप लिया है स्ट्रेट डीजे। ठीक है, प्लस साथ में ये हमारी क्या हो गई, ये पूरा का पूरा जैसे वृत्त है तो ये वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर हमने ले रखी है, जे साइन थीटा के बराबर। ये हमने त्रिज्या बताई है जे साइन थीटा। क्लियर है, और ये वाला जो भाग होगा इसका वैल्यू अभी हमें पता नहीं है तो इसलिए वो मान हमने लिखा भी नहीं। हमने यहाँ क्या लिया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो डीजे बटे में त्रिज्या का मान हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, हमें तो इसमें परिवर्तन की दर देखनी है, मतलब डी फाई बटे डी टी देखना है, तो हमने इसका dt के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर दिया। इतनी चीज समझ में आ गई थी। फिर हमने समीकरण 2 जो पढ़ा था, हमने क्या टॉ का मान पढ़ा था, टॉ बराबर डीजे बटे dt जो रिलेशन होता है, तो वहां से हम डीजे का मान क्या निकाल सकते हैं, टॉ इंटू dt। ठीक है ना, टॉ बराबर हमने ये पढ़ा था डीजे बटे dt होता है, तो यहाँ से डीजे बराबर टॉ इंटू dt के बराबर ये मान हो गया। डीजे का मान हमने यहाँ पे ये रख दिया, dt से dt कैंसिल हो गया, मान क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास पुरस्सरण की दर आई है। ध्यान रखना, ये लिख लेना, ये हमारे पास क्या है, ये पुरस्सरण गति की दर, पुरस्सरण की दर आई है डी फाई बटे डी टी। ठीक है, और इसके साथ ही हम यहाँ से क्या मान निकाल सकते हैं, ये लगने वाला बल आघूर्ण कितना है इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो टॉ का मान हम कितना निकालेंगे, जे साइन थीटा इंटू डी फाई बटे डी टी के बराबर। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों ने लिख भी लिया था कल, यहाँ तक की बात आप लोगों ने नोट भी कर ली होगी, समझ में आ गया। उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे और इस टाइम शायद हमारा वीडियो बीच में रुक गया था। तो देखो, हमने आप लोगों को ध्यान होगा, मैं जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब जब मैंने आपको 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले लिखवाए थे, जब हमने बलाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, इन सब के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या कोणीय वेग भी पढ़ा था। कोणीय वेग हमने क्या बताया था, ओमेगा बराबर क्या बताया था, डी थीटा बटे डी टी, कि प्रति एकांक समय में कोण में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, वो कोणीय वेग के बराबर था। जैसे हम लीनियर मोशन के लिए, रेखीय गति के लिए हम वेग का फॉर्मूला क्या देते हैं, वेग सिंपली वेग v बराबर क्या होता है, dx बटे dt को ही तो बोलते हैं वेग। तो dx बटे dt क्या होता है कि प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, यही तो होता है वेग के बराबर। तो यहाँ पे विस्थापन कैसा हो जाएगा, कोणीय विस्थापन होता है घूर्णन गति में, तो प्रति एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, कोणीय वेग के। सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ अगर हम कोणीय वेग की बात करें तो यहाँ हमने कोणीय वेग किससे प्रदर्शित कर रखा है, इतना लिख लेने के बाद में ये मान लिख लिया आप लोगों ने, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। तो कोणीय वेग का मान यहाँ हमने बताया था कि z अक्ष जो है इसका वेग हमने कितना बताया था, ओमेगा p। ये ओमेगा p अक्ष से क्या, सॉरी ओमेगा p घूर्णन, इसका जो वेग है कोणीय वेग के साथ में क्या करेगा, ये z अक्ष के चारों तरफ गति करेगा। तो ओमेगा p का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा p से ये एंगल कितना बना रहा है, डी फाई, तो डी फाई बटे डी टी के बराबर। डी थीटा बटे डी टी होता है कोणीय विस्थापन। यहाँ कोणीय विस्थापन कितना है, ये इतना ही, तो कोणीय विस्थापन किसके, डी फाई के बराबर है, तो डी फाई बटे डी टी के बराबर मान आ गया। क्लियर है, अब हम क्या करें, यहाँ से टॉ का मान, तो टॉ का मान जो हमने ये निकाला था, यहाँ इसका मतलब डी फाई बटे डी टी की जगह हम क्या मान रख सकते हैं, ओमेगा पी। तो टॉ का फाइनल मान हमारे पास क्या हो गया, जे साइन थीटा ओमेगा पी। क्लियर है, हमने टॉ का मान ये निकाला था। फिर हमने देखा क्योंकि डी फाई बटे डी टी किसके बराबर होता है, कोणीय वेग के बराबर होता है। यहाँ कोणीय वेग है ओमेगा बी, ओमेगा पी, तो ओमेगा पी के बराबर ओमेगा पी का मान रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, जे ओमेगा पी साइन थीटा, तो आपको पता है किसके बराबर होगा, टॉ बराबर, सदिश रूप में हम लिखे तो किसके बराबर होगा, जे क्रॉस ओमेगा पी। ये लिख लेना आप सदिश रूप में, बलाघूर्ण का मान सदिश रूप में ये हो जाएगा जे क्रॉस ओमेगा पी। भाई ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है ना, तो देखो जे क्रॉस ओमेगा पी, तो जे ओमेगा पी साइन थीटा के बराबर आ गया। तो हमारे पास टॉ का ये मान हो गया, ये लिख लीजिए आप, ये आप लोगों ने कल नहीं लिखा था, ये लिख लीजिए। टॉ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जे क्रॉस ओमेगा पी। इतना, इसके बाद देखो हम आगे एक चीज और इसमें क्या देखेंगे,
बराबर जे क्रॉस ओमेगा पी के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम एक बार फिर से वापस से थोड़ा बैक में चलते हैं कि यहाँ ओमेगा पी बराबर क्या है, इसके बाद में आप करेंगे नीचे यहाँ ओमेगा पी बराबर हमने किसके बराबर लिया, डी फाइव बटे डी टी के बराबर, डी फाइव बटे डी टी के बराबर लिया है। क्लियर है, और डी फाइव बटे डी टी का मान हमारे पास किसके बराबर आया है, टॉ बटे जे साइन थीटा के बराबर आया है। तो ओमेगा पी बराबर, इस इक्वेशन से डी फाइव बटे डी टी का ये मान भी तो लिख सकते हैं ना, तो क्या मान आ जाएगा, टॉ बटे जे साइन थीटा। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने टॉ का मान क्या देखा था, एम जी आर साइन थीटा। देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से टॉ बराबर एम जी आर साइन थीटा था, तो ओमेगा पी बराबर कितना हो जाएगा, टॉ का मान रख दो एम जी आर साइन थीटा और अपॉन में जे साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो आपके पास ओमेगा पी का एक और मान आ गया, क्या आ गया, ओमेगा पी बराबर एम जी आर अपॉन में जे। ये जो कोणीय वेग का मान यहाँ पे जिससे ये घूर्णन करता है वो मान कितना है, एम जी आर अपॉन में जे। मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, इम्प्लाइज कि ओमेगा पी जे के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे कोणीय संवेग का मान घटेगा तो ओमेगा पी का मान यहाँ पे कम होगा, जे का मान बढ़ेगा, कम होगा तो ओमेगा पी का मान बढ़ेगा। लिख लीजिए। ठीक है, समझ में तो आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो समझ में आ गई आपको अच्छे से, चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति। और इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ऐसे ही मत लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लिखना। ठीक है, लिख लिया आपने इतना, नीचे लिखो अतः पुरस्सरण वेग, अतः पुरस्सरण वेग कोणीय वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ओमेगा पी जो वेग आया है ये एक प्रकार का क्या पुरस्सरण वेग ही आया हमारे पास, क्यों, क्योंकि वही वाला वेग तो आया है कि जब हमारा जो लट्टू है ये जे के सापेक्ष भी गति करे, और ये तो ये कौन सा वेग है, जिस वेग के साथ में ये इस वृत्त का निर्माण करता है। तो वृत्त का निर्माण कब करता है, जब ये खुद की अक्ष पे घूमने के साथ साथ जे के चारों तरफ घूमता है, वो वाला वेग है। जिससे क्या है, सिर्फ जे का वेग नहीं, जिस वेग के साथ में ये इस वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है ना, इसलिए ओमेगा पी आपका क्या आ गया, पुरस्सरण वेग आ गया। लिख लेना आप, ओमेगा पी पुरस्सरण वेग। ठीक है ना, कौन सा वेग है ये, जिसके साथ में हमारा जो लट्टू है ये अपने अक्ष के चारों तरफ घूमते हुए इस जेड अक्ष के चारों तरफ क्या करता है, पूरा का पूरा चक्कर लगा करके और एक वृत्त का निर्माण करता है। वही गति उसके क्या होती है, पुरस्सरण गति होती है, और पुरस्सरण गति के उसका वेग क्या होता है, ओमेगा। इसीलिए हमने इसको ओमेगा पी, पी से प्रिसीजन, पुरस्सरण को हम बोलते हैं ना प्रिसीजनल मोशन, इसलिए ओमेगा पी से प्रदर्शित किया हमने इसे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पुरस्सरण वेग कोणीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात
लट्टू जितना तेज चक्रण करेगा, अर्थात लट्टू जितना तेज चक्रण करेगा उसका पुरस्सरण उतना ही धीरे होगा, उसका पुरस्सरण उतना ही धीरे होगा, क्योंकि पुरस्सरण z अक्ष के चारों तरफ होता है, क्योंकि पुरस्सरण z अक्ष के चारों तरफ होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये था आपका पुरस्सरण गति का टॉपिक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ही पुरस्सरण गति से हम एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे। कब? जब हम कुछ और जो हमारे कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं, या मूल कण, हम कौन से होते हैं मूल कण? हमारे मूल कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब होते हैं ना मूल कण। तो हम उन पर देखते हैं कि उनकी भी गति क्या पुरस्सरण गति होती है, अगर होती है तो किस कंडीशन में होती है। ठीक है ना, उसकी बात करेंगे हम। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये जो हम नया तरीका देख रहे थे वो क्या है कि अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, ठीक है ना, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण पुरस्सरण, चक्रण पुरस्सरण, ठीक है, तथा लार्मर आवृत्ति, तथा लार्मर आवृत्ति। हेडिंग डाल लीजिए। हम अब चुंबकीय क्षेत्र में देखना चाहते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार से होता है। तो देखो, जैसे आपको पता होगा जो भी हमारे मूल कण कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एक नेज कोणीय संवेग होता है। सुना होगा आप लोगों ने, जैसे हम चालक भी बोलते हैं ना, नेज अर्धचालक होते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं, वैसे ही जिनका कोणीय संवेग होता है नेज कोणीय संवेग, किनका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो जिनको हम बोलते हैं मूल कण जो होते हैं हमारे, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एक प्रकार का एक नेज कोणीय संवेग होता है। अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले केवल समझेंगे। नेज कोणीय संवेग होता है इनका, ठीक है। तो इस नेज कोणीय संवेग से हमारा मतलब क्या है कि इसके कारण नेज कोणीय संवेग जो होता है, तो ये संवेग किस कारण होता है कि इन जो भी मूल कण होते हैं इनके अपने स्पिन के लिए जो मोशन होता है, स्पिन मोशन मतलब अपनी ही दूरी पर घूमने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके कारण इनके पास एक नेज कोणीय संवेग होता है, और एक आपके पास प्लस क्या होता है, चक्रण कोणीय संवेग। कुल कोणीय संवेग इसके बराबर होता है, नेज कोणीय संवेग प्लस चक्रण कोणीय संवेग। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कुल कोणीय संवेग को हम किससे, जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर एल प्लस एस होता है ना। यहाँ पे एल और एस का मतलब क्या होता है, एस आपका स्पिन ही तो होता है, स्पिन का मतलब यही चक्रण के कारण जो कोणीय संवेग होता है, और एल आपका क्या होता है, जो नेज कोणीय संवेग होता है, ठीक है। तो इससे आपका कुल कोणीय संवेग जे हम जानते ही है, तो कुल जे का मान आता है, ये हमारी जो मूल कणों के लिए होती है, ठीक है। अब इनका जो स्पिन मोशन होता है, ये जो अपने स्पिन के कारण जो मोशन होता है, इसके कारण इनके पास एक चुंबकीय आघूर्ण भी होता है जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं,
म्यू क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण भी लगता है। ठीक है, अब इनके पास एक चुंबकीय आघूर्ण तो ऑलरेडी होता है ही। अब अगर हम इन कणों को इसके ऊपर मान लो कोई हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, कोई हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम इन कणों को रख देते हैं तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम ये देखते हैं कि जब इन कणों को, क्यों, इनके पास एक तो खुद का चुंबकीय आघूर्ण है ही, ये भी सेम प्रचक्रण गति करते हैं, ये अपने स्पिन के कारण भी होते हैं, इनके पास कोणीय संवेग और नेज कोणीय संवेग जो इनका होता है वो होता है ही। ठीक है, अब आप इसे जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है कि इन पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, टॉ। इन पर भी एक बलाघूर्ण टॉ कार्य करता है, जिसके कारण इनकी गति भी कैसी हो जाती है? पुरस्सरण गति हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? चक्रण पुरस्सरण। चक्रण के कारण, इस चक्रण गति के कारण जो पुरस्सरण होता है ये हम इनको बोलते हैं चक्रण पुरस्सरण। समझ में आया? क्या कहा हमने अभी? जैसे हमने, अब आप लट्टू वाला जो कॉन्सेप्ट है, सेम का सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मतलब लट्टू की जो गति है वो हमने क्यों लिया? क्योंकि वो सबसे एक सबका देखा हुआ एग्जाम्पल होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सामने से किसने देखा है? आप लोगों ने देखा है कभी? ये रहा मैम इलेक्ट्रॉन और ये रहा प्रोटॉन, नहीं देख रखा हमने। ठीक है ना, लट्टू को तो ऑलमोस्ट हम सबने देख रखा है, उसका मोशन कैसे करते हैं हम भी जानते हैं वो चीजें। ठीक है, तो वो तो हमने वहां उसकी फिजिक्स पढ़ी कि भाई उसके मोशन के पीछे क्या क्या बातें छुपी हुई है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट हम इनके लिए भी देते हैं कि मूलभूत जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह जो भी होते हैं, और भी कितने सारे आप लोग पढ़ते ही होंगे पार्टिकल्स जो आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो इन सब के पास क्या होता है? हमने देखा कि ये भी किसी कंडीशन में ये मूलभूत कण भी पुरस्सरण गति करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए क्या कहा कि जैसे ये कण होते हैं इनकी भी प्रवृत्ति होती है कि इनके पास दो टाइप के संवेग होते हैं, नेज कोणीय संवेग भी होता है और चक्रण कोणीय संवेग भी होता है। अब ये जो चक्रण कोणीय संवेग होता है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है? कोई चार्ज है, एक बात बताना, कोई चार्ज है +q चार्ज मैंने मान लिया, ये बस यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा कि चार्ज जब साथ में क्या करते हैं? मोशन करना शुरू कर देता है। तो जब आवेश हो और आवेश जब गति करने लग जाता है तो अपने आप को क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है अपने चारों तरफ, वहां एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो नेज कोणीय संवेग होता है ये तो फिक्स इनका जो होता है वो होता ही है। चक्रण कोणीय संवेग क्यों आता है? इनकी इस चक्रण गति के कारण, ये जो अपनी दूरी पर जो घूमते हैं उसके कारण ये कोणीय संवेग आता है। ठीक है ना, इस वजह से इन चक्रण, ये जो इसकी चक्रण गति होती है इसके कारण क्या होता है? एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है म्यू। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय आघूर्ण भी होगा, तो एक चुंबकीय आघूर्ण क्या? म्यू उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अब इनके पास अपना म्यू तो है ही, अब जब इनको अब उठा करके हम इनको रख भी देते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अलग से रख दिया, तो अब इन पर एक प्रकार का बलाघूर्ण भी कार्य करता है टॉ, और बलाघूर्ण कार्य करने के कारण हमें पता है कि वो पुरस्सरण गति करने लग ही जाता है। हमने देखा ये लट्टू में भी क्या हमने फाइनली टॉ की वैल्यू ही तो निकाली है बलाघूर्ण, कि उस बलाघूर्ण के कारण ही एक प्रकार से क्या उसकी पुरस्सरण गति होती है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये हमें कॉन्सेप्ट है, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम जो चक्रण पुरस्सरण पढ़ रहे हैं किनके लिए? इन फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कणों के लिए हम पढ़ रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुरस्सरण करते हैं? चक्रण पुरस्सरण, स्पिन प्रिसिजनल मोशन करते हैं, ये चक्रण पुरस्सरण गति करते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में? लेकिन जब आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर उनको रख दोगे तब। और लार्मर आवृत्ति भी हम बाद में पढ़ेंगे कि इनसे जुड़ी जो इस कंडीशन में जो कणों की आवृत्ति होती है, जैसे हमने कोणीय वेग पढ़ा, प्रिसिजनल मोशन में हमने क्या पढ़ा? ओमेगा पी, वैसे यहाँ हम ओमेगा का एक अलग मान देखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लार्मर आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लार्मर नाम के एक साइंटिस्ट ने उस आवृत्ति को पहचान के कहा था कि इस टाइम पे कुछ डिफरेंट होता है, इसलिए उसका नाम अलग से लार्मर आवृत्ति दे दिया गया था। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसमें सबसे पहले आप लिखो थोड़ा, जो जो काम हमने यहाँ किए ना, आप मान लो बिल्कुल सेम का सेम काम ही करेंगे, मतलब यहाँ के, मतलब जो लट्टू के लिए जैसे जैसे हमने डेरिवेशन के बिल्कुल सेम डेरिवेशन यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ बस सारे मान चेंज हो जाएंगे। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक है ना, तो लिखो पहले थोड़ा, लिखो परमाणुीय कणों, परमाणुीय कणों जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आदि का
संवेग होता है, आदि का नेज कोणीय संवेग होता है, जिसे स्पिन कोणीय संवेग भी कहा जाता है। अब स्पिन को हिंदी में भी स्पिन ही बोलते हैं, तो बेटर होगा आप लोग उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम के नाम से लिख लो, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा, ठीक है ना। बाकी आप हिंदी में लिखोगे तो भी इसको स्पिन लिख सकते हो या प्रचक्रण लिख सकते हो। हाँ चलो प्रचक्रण लिख लो, प्रचक्रण कोणीय संवेग कहा जाता है। प्रचक्रण कोणीय संवेग कहा जाता है तथा इनकी गति चक्रणीय गति कहते हैं, चक्रणीय, तथा इनकी गति को चक्रणीय गति कहते हैं। अतः चक्रणीय आवेशित होने के कारण, अतः चक्रणीय आवेशित कण होने के कारण, चक्रणीय आवेशित कण होने के कारण इनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, इनका चुंबकीय आघूर्ण ब्रैकेट में लिख लेना म्यू, चुंबकीय आघूर्ण ब्रैकेट में लिख लेना म्यू होता है, तथा इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तथा इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बलाघूर्ण के कारण, चुंबकीय बलाघूर्ण के कारण इनका चक्रणीय कोणीय संवेग, इनका चक्रणीय कोणीय संवेग पुरस्सरण गति करने लगता है, पुरस्सरण गति करने लगता है। इनका चक्रण कोणीय संवेग पुरस्सरण गति करने लगता है, करने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया थ्योरी आपको क्या की हमने क्या बताया। तो पुरस्सरण गति कौन करता है, यहाँ जो इनका चक्रणीय कोणीय संवेग की बात कर रहे हैं, ओनली जो स्पिन रोटेशनल मोशन है इनका, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है इनका, केवल हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जैसे हमने जे की बात की थी, जे वहां पे क्या कर रहा था, पुरस्सरण गति कर रहा था, ठीक है ना। हमने इसलिए बलाघूर्ण का जे पर प्रभाव देखा था, टॉ में और जे में हमने रिलेशन देखा था, ठीक है। यहाँ हम किसका रिलेशन देखेंगे, बलाघूर्ण यहाँ पे कैसा लगेगा, चुंबकीय बलाघूर्ण टॉ से या जिससे भी हम प्रदर्शित करें, ठीक है। और ये किस पे लगेगा, यहाँ पे जो चक्रणीय कोणीय संवेग है, कुल कोणीय संवेग पे नहीं, ओनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे, ठीक है, उसके लिए कार्य करेगा। तो हम बात करें, अतः बाह्य बलाघूर्ण आपके यहाँ कितना लग रहा है, अतः बाह्य बलाघूर्ण अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की कंडीशन में यहाँ पे बलाघूर्ण कैसा रहेगा, एक तरीके से इसको चुंबकीय बलाघूर्ण लिख लो आप, सिर्फ बलाघूर्ण नहीं, बाह्य चुंबकीय बलाघूर्ण। चुंबकीय बलाघूर्ण कितना होता है बताओ, आप लोगों ने तो पढ़ रखा है, टॉ बराबर म्यू क्रॉस बी होता है ना। अभी हमने इससे पहले चुंबकीय हमने क्या पढ़ा था, केवल बलाघूर्ण पढ़ा था, तो टॉ बराबर हमने क्या मान पढ़ा था, बलाघूर्ण वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, उस कंडीशन में हमने मान क्या पढ़ा, इसका आर क्रॉस एफ के बराबर स्थिति सदिश उसका क्या है और लगने वाला बल क्या है, क्लियर है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, मोमेंटम जो होगा वो कैसा चुंबकीय मोमेंटम होगा, सॉरी जो हम जैसे चुंबकीय आघूर्ण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे म्यू चुंबकीय आघूर्ण लेगा और बी यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र खुद कितना लग रहा है, क्लियर है। तो टॉ बराबर म्यू क्रॉस बी के बराबर इक्वेशन नंबर 8 लिख लो, यहाँ लिख लेना, यहाँ म्यू बराबर तो क्या है आपका चुंबकीय आघूर्ण, और बी क्या है यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र। जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं कि हमने
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया, जो हमारा मूल कण है उसको जब हम रख देते हैं, ठीक है ना, जिस कंडीशन में हमने बोला है कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यहाँ पे एक बलाघूर्ण के कारण जो हमारा चुंबकीय कोणीय संवेग है वो क्या करेगा, गति करने लग जाता है, पुरस्सरण गति करने लग जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास मान हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा म्यू क्रॉस बी बराबर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं हम, म्यू बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 आपकी। ठीक है, पहली चीज हो गई है। दूसरा, हम जानते हैं चूंकि टॉ बराबर, टॉ का हम एक और रिलेशन क्या जानते हैं, डीजे बटे dt होता है। ये भी हमारा बलाघूर्ण और कोणीय संवेग में रिलेशन होता है, लेकिन कोणीय संवेग कब, जब बिना चुंबकीय क्षेत्र के कोणीय संवेग लगता है हमारा। ठीक है ना, मतलब डीजे बटे dt इस रूप में आ जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं इसे। समझ में आ गया? तो अब इन दोनों मानों से हम समीकरण 1 और 2 से, दोनों टॉ का मान है, दोनों को कंपेयर करें तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो आप, डीजे बटे dt बराबर कितना हो जाएगा, म्यू क्रॉस बी के बराबर। ठीक है, अब म्यू यहाँ पे क्या हमने बताया है, चुंबकीय आघूर्ण का मान बताया है। ठीक है ना, म्यू हमने मैग्नेटिक मूवमेंट की बात ही तो की, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बोलो या केवल चुंबकीय आघूर्ण बोलो। ठीक है ना, तो म्यू का एक अलग मान होता है, म्यू बराबर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होता है, म्यू बराबर होता है एक कांस्टेंट गामा इंटू जे के बराबर होता है। म्यू का ये मान होता ही है, म्यू बराबर होता है गामा इंटू जे। जे यहाँ पे गामा क्या होता है, गामा यहाँ पे एक चुंबक यांत्रिक अनुपात होता है। यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ गामा आपका क्या है, कुछ भी एक तरीके से तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट के बराबर होता है, नियतांक। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय या चुंबक यांत्रिक अनुपात, गामा, म्यू का मान। तो म्यू का मान जे के साथ में ये रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या, चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना भाई, यहाँ देखो एक बार फिर देखो, हम यहाँ दोनों कंडीशन की बात कर रहे हैं। कोणीय संवेग तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि गति एक प्रकार की घूर्णन गति की बात करें। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ जो बलाघूर्ण लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण बलाघूर्ण कैसा लगेगा, चुंबकीय बलाघूर्ण लगेगा। इसलिए टॉ का मान r क्रॉस f ना होकर के म्यू क्रॉस b के टर्म में लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? प्लस टॉ का जे के साथ कोणीय संवेग तो भाई यहाँ होगा ही, तो जे के साथ रिलेशन जो पढ़ते हैं वो रिलेशन हो गई। ठीक है, और हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो डीजे बटे dt का मान हमारे पास ये भी आ गया। अब ये म्यू है, म्यू का मान क्या होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में है मान म्यू का मान। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है, गामा इंटू जे के बराबर होता है। ठीक है ना, तो म्यू का मान हम यहाँ रख दें, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देना। तो यहाँ पे लिखना म्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर क्या मान आ जाएगा हमारे पास, डीजे बटे dt बराबर गामा इंटू में जे क्रॉस बी। डीजे बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, गामा इंटू जे क्रॉस बी। क्लियर है? इसको आप कोई समय, ये हमारे पास डीजे बटे dt का मान आ गया। समीकरण नंबर 4 लिख लेना इसको, चाहे नोट कर लीजिए इतना। समझ में तो आ गया, बिल्कुल इजी इजी से कैलकुलेशन है, उसके जैसा ही वहां में r क्रॉस f लिया था, mgr sin थीटा लिखा था, यहाँ म्यू क्रॉस b है तो म्यू भी sin थीटा के बराबर। ठीक है ना, और टो का दूसरा मान वहां भी यही लिया था, उन दोनों में रिलेशन सेम यहाँ भी किया है। यहाँ बस म्यू, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण है, इसका मान और लग जाएगा एक्स्ट्रा, इसलिए आपके पास डीजे बटे dt का मान इस रूप में आ जाएगा। लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं।
हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लग रहा है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पे क्या माना था कि हमारा जो हमने लट्टू माना था कि लट्टू किसके सापेक्ष गति कर रहा था, हमने कहा कि जो उसमें जेड अक्ष था जेड अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा था, ठीक है ना। उसमें हमने एग्जांपल के लिए जेड अक्ष को मान लिया था, बीच में जो नियत रहता है और उसके चारों तरफ क्या करता है आपका जो भी मान है लट्टू का वो घूर्णन गति करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ वैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या मान लेते हैं, जेड दिशा, ठीक है। हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये मान लो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये जेड अक्ष है और यहीं पे हमारा क्या लग रहा है, बी का मान लग रहा है, जेड दिशा में लग रहा है, ठीक है ना। और हमारा जो भी ये पार्टिकल है ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ वही क्या गति करेगा, पुरस्सरण गति करेगा, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का क्या करेगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा। सेम कंडीशन उसके जैसे मानेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा शेप कैसा हो जाएगा, एक कोण का शेप हो जाएगा, यहाँ पर भी कोण, क्लियर है। इसकी ये जो आपके पास अक्ष है जेड अक्ष, ये अपनी जगह पे नियत रहेगा, ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, केवल कोणीय संवेग की यहाँ पे भी केवल दिशा चेंज होगी, उसके परिमाण में कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा कण पूरे में घूमता रहेगा उसकी दिशा बदलती रहेगी कोणीय संवेग की, उसका परिमाण चेंज नहीं होगा। और जो जेड अक्ष मान लो यहाँ पे हमारा जो भी वाई अक्ष मान लिया या यहाँ पे एक्स अक्ष जो भी मान लो आप, ठीक है ना। तो और हमने क्या मान लिया, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उसको हमने मान लिया कि ऊपर की दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो आपका पूरा चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक प्रकार से आप देखो तो ये दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की, इस प्रकार से लगेगा ये पूरे में। समझ में आ रही है दिशा, सिर्फ एक अक्ष के सापेक्ष थोड़ी लगा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जितना भी चुंबकीय क्षेत्र आपका लग रहा है पूरा का पूरा क्या ऊपर की तरफ उसकी दिशा होगी, और बीच में कहीं पे भी आप अपना कण जो भी मूलभूत कण है वो आप रख दोगे, तो वो क्या करेगा, इस अक्ष के चारों तरफ मान लो हमने यहाँ स्थिति बताई है, हमने मान लिया कण यहाँ रख रखा है, तो ये कण क्या करेगा आपका धीरे धीरे इस प्रकार गति करके और पूरा एक वृत्तीय शेप बना लेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे, माना चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के सापेक्ष या जेड अक्ष की दिशा में ही लिख लेते हैं, जेड अक्ष की दिशा में लगता है, ठीक है। इसका मतलब वेक्टर बी बराबर हम क्या कह सकते हैं, बी के जेड अक्ष के सापेक्ष आपका एकांक सदिश का मान क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा, इसको हम बी जेड लिख हैं जेड दिशा में, ठीक है ना। बी का मान आपको पता होगा ना, बी का मान क्या होता है, बी एक्स आई के, मतलब एक तरीके से देखो कैसे लिख देंगे, बी जो होता है वेक्टर बी है, इसको भी हम तीनों अक्ष के सापेक्ष लिख सकते हैं, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के, देख लेना यहाँ पे कैसे लिख दिया, ठीक है। बी होता है वेक्टर बी, जैसे हमने जे को खोला ओमेगा को खोला वैसे ही वेक्टर बी का पूरा मान होता ही है। अब हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लेकिन केवल एक्स दिशा लगाई है, इसका मतलब एक्स अक्ष में भी इसका मान शून्य है, वाई अक्ष में भी शून्य है, केवल इस दिशा में लग रहा है, इसलिए हमारे पास बी का जो परिणामी मान है वो केवल क्या बच जाएगा, बी जेड के। समझ में आ गया, ठीक है। ये चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लेना, कोई अगर लग रहा हो कि बाद में भूल जाएंगे तो लिख लेना, अदरवाइज बी का मान हमने ये मान लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सदिश रूप में हमने लिख रखा है, डीजे बटे dt का मान क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बता रखा है, और क्रॉस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो डीजे बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, गामा है और मैट्रिक्स बना के सॉरी सारणिक बना करके सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो देखो आई कैप जे कैप के कैप, जे का मान तीनों अक्ष के सापेक्ष ऐसे ही क्या हो जाएगा, जे एक्स आई कैप जे वाई जे कैप और जे जेड के कैप, और बी का मान देखो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, एक्स अक्ष के सापेक्ष 0, वाई के सापेक्ष 0 और जेड के सापेक्ष बी जेड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास गामा इंटू में आई कैप के साथ में क्या आ जाएगा, जे वाई बी जेड और माइनस 0 हो ही जाएगा, ठीक है। माइनस में जे कैप के साथ क्या मान आ जाएगा, जे एक्स बी जेड माइनस में 0, ठीक है, और प्लस के के इंटू में तो 0 आ ही जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास ये फाइनल मान किसका आ गया आपके पास, इसको हम इस रूप में लिख लें, ये तीनों के मान आ गए हमारे पास प्लस 0, तो बराबर में मान क्या बच गया हमारे पास, गामा इंटू में बी जेड जे वाई आई के माइनस
जेड जे एक्स और जे के। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल मान किसका हो गया, डीजे बटे डी का। लिख लो। सही लिखना है, ये आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है ना, जे कैप। इसको सॉल्व करके ये मान आ गया हमारे पास। लिख लिया, तो आगे चलते हैं। ये मान हमारे पास फाइनल किसका है, डीजे बटे डी का मान है, ठीक है ना। तो यहां से हम इस डीजे बटे डी को अगर घटक के रूप में लिखें, ये मान आ रहा है आपके पास फाइनल। तो यहां से हम कहते हैं कि डीजे बटे डी को, भाई वेक्टर ही तो है अलग अलग घटक के रूप में, क्योंकि इसका मान तो बराबर आई कैप जे कैप। आई कैप जे कैप का मतलब क्या है, अलग अलग घटक में ही तो आ रहा है एक्स वाई जेड के सापेक्ष, तो इसको भी हम घटक रूप में लिखते हैं। क्या मान हो जाएगा, तो देखो यहाँ से हम डीजे एक्स बटे डी की बात करें तो डीजे एक्स बटे डी किसके बराबर होगा, ये आई कैप वाले मान के बराबर, मतलब गामा बी इंटू में जे बाय, ठीक है। बी जेड हमारे पास वही जेड एक्स के सापेक्ष है, तो bz को हमने ओनली बी से प्रदर्शित कर दिया तो भी काफी, ठीक है। ये मान dj x बटे dt, कोई समीकरण नंबर 5 डाल लो, ठीक है। दूसरा मान हम देखें dj y बटे dt का, तो क्या मान हो जाएगा हमारे पास, माइनस गामा b इंटू में जे एक्स। क्लियर है, समीकरण नंबर 6। और अगला हमारे पास क्या बच जाएगा, डी जे जेड बटे डी टी बराबर क्या आ जाएगा, 0। समीकरण नंबर 7। हमने क्या किया, डीजे बटे डी को अभी क्या किया, हमने केवल उनके घटक के रूप में बांट दिया, अलग अलग घटक रूप में इनके क्या मान हो जाएंगे। क्लियर है इतना। अब हम क्या करें, इन सब का अगर हम टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, देखो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले हम एक का अवकलन करते हैं, ठीक है। इसका जैसे हमने लिया टी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर जे एक्स बटे में डी टी स्क्वायर बराबर में क्या मान मिल जाएगा, यहाँ पे गामा बी, ये मान तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवकलन डी जे वाई बटे डी टी। क्लियर है, क्या किया हमने, ओनली केवल सिंपल सा अवकलन का मान कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डी जे वाई बटे डी टी, इसका मान हमारे पास है समीकरण 6 से, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे, गामा बी और डी जे वाई बटे डी टी का मान कितना है, माइनस में गामा बी जे एक्स, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 6। क्लियर है ना, डी जे वाई बटे डी टी आ गया, इसका मान हमारे पास है, तो ये मान कितना हो गया, माइनस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में जे एक्स। किसका मान आ गया ये हमारे पास, डी स्क्वायर जे एक्स बटे डी टी स्क्वायर का। लिख लीजिए, समीकरण नाम दे देना इसको, 5 6 7 हो गए, इसको समीकरण नंबर 8 दे देना। ये हमारे पास किसका फाइनल मान आ गया, डी स्क्वायर जे एक्स बटे में डी टी स्क्वायर का।
तरीके से हम इसका करते हैं dj y बटे dt का, तो देखो क्या मान मिल जाएगा हमें, डी स्क्वायर जे वाई बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस गामा बी एज इट इज आ जाएगा, और मान क्या आ जाएगा डी जे एक्स बटे में डी टी, और डी जे एक्स बटे डी टी का मान हमारे पास यहाँ से है, तो माइनस में ये मान क्या आ जाएगा गामा स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में जे वाई फ्रॉम इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। और ये आपकी समीकरण नंबर 9 आ गई। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि आपके पास जे वाई का मान y के रूप में आ गया और x का मान हमारे पास फाइनली x के रूप में भी आ गया, समीकरण नंबर 9। ठीक है, लिख लिया। अब देखो ओमेगा में और बी में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, चूंकि ओमेगा बराबर गामा इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है। ये एक रिलेशन आपको ध्यान ही रखना है, कोणीय वेग और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के मध्य, ओमेगा बराबर गामा बी। तो यहाँ से हम गामा का मान क्या निकाल सकते हैं, गामा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये मान अगर हम इन सभी इक्वेशन में रखें तो हमारे पास जैसे हमारी समीकरण नंबर 8 क्या है, ये समीकरण 8 से हमारे पास मान क्या आया है डी स्क्वायर जे एक्स बटे में डी टी स्क्वायर बराबर क्या मान आया है माइनस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में जे एक्स, यही मान था समीकरण 8 का, ठीक है। गामा स्क्वायर का यहाँ मान रख देते हैं, गामा स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और इंटू में बी स्क्वायर जे एक्स, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है ये डी स्क्वायर जे एक्स बटे में डी टी स्क्वायर, क्लियर है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बराबर किसके बराबर बच गया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जे एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। इसको हम इधर लेकर के आए तो पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी डी स्क्वायर जे एक्स बटे में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जे एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी आपके पास है गति की समीकरण आ गई, किसके सरल आवर्त गति की समीकरण, सरल आवर्त गति के समीकरण। किस अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष है, ये एक्स के रूप में आ रहा है ना, जे एक्स के रूप में मान आया है, समीकरण नंबर 10 या जो भी हो वो डाल लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई सरल आवर्त गति की समीकरण किसके रूप में जे एक्स के रूप में आ गई, ठीक है। इस समीकरण के अगर हम हल की बात करें इस प्रकार के समीकरण, तो समीकरण 10 यहाँ लिखेंगे क्या सरल आवर्त गति की समीकरण के समान है, जिसका हल, ऐसे समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है आप लोगों ने पूरा सॉल्व किया होगा, 11th 12th में कर रखा होगा ना। सरल आवर्त गति की समीकरण को हम किस तरीके से, भैया हमारी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हो गई, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जेx का मान कितना आ जाएगा, जेx बराबर जे नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये मान यहाँ हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्यों हम पहले कर चुके हैं, इसी को सॉल्व करने बैठेंगे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखोगे, इस समीकरण 10 का हल हमारे पास क्या हो जाएगा जेx बराबर जे नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैसे भी आप लोग जानते होंगे, आप सबको पता ही होगा सरल आवर्त गति के समीकरण का हल इस रूप में ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जे नॉट साइन ओमेगा टी लिख लीजिए। ठीक है, तो हमें ये क्या मान मिल गया जेx का फाइनल मान मिल गया। अब देखो आप, हमने समीकरण नंबर 5 क्या लिखी थी जेx के रूप में,
समीकरण 5 से। समीकरण 5 आप लोग देखो क्या लिख रखी है हमने, कुछ ये मान लिख रखा है डी जे एक्स बटे में डी टी बराबर गामा बी इंटू में जे वाई। यही आई थी हमारे समीकरण नंबर 5। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या करें, जे एक्स का मान अगर हम यहाँ रख दें तो जे एक्स का मान रखने पर तो ये हमारे पास जे एक्स का मान आया। अब हमें जे वाई का मान भी तो निकालना है। सारे इनके सॉल्यूशन जो हमने जे को कोणीय संवेग को जब घटक रूप में हमने बांटा तो हमारे पास जे एक्स जे वाई जे जेड जो भी मान आ गए। ठीक है, हम एक तरीके से सॉल्व करके उनका ही मान निकाल रहे हैं। तो जे एक्स का मान हमारे पास ये आ गया। अब इस जे एक्स के मान को इस समीकरण में हम रख के सॉल्व करेंगे तो जे वाई का मान मिलेगा। तो जे एक्स का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये डी बटे डी टी। जे एक्स का मान रख दो यहाँ से, जे नॉट साइन ओमेगा टी बराबर में क्या हो जाएगा, गामा बी इंटू में जे वाई के बराबर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो तो जे नॉट तो कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष ओमेगा। ठीक है, बराबर में हमारे पास मान क्या बच गया यहाँ पे, गामा बी इंटू में जे वाई के बराबर। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, और गामा इंटू बी हमने किसके बराबर बताया था, ओमेगा के बराबर बताया था। ओमेगा बराबर गामा इंटू बी होता है, अभी हमने रिलेशन लिखा था ना, ओमेगा बराबर क्या होता है, गामा इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ हम इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू जे वाई के बराबर। लिख लेना ब्रैकेट में, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू गामा बी लिखा था ना, ध्यान है ना, गामा बी का मान इसके बराबर हो जाता है। यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा जे नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ से हमें जे वाई का मान मिल गया। जे वाई बराबर क्या मिल गया हमारे पास, जे नॉट कॉस ओमेगा टी। तो देख सकते हो जे एक्स का मान जे नॉट साइन ओमेगा टी, जे वाई का मान जे नॉट कॉस ओमेगा टी मिल गया। ठीक है, और जे जेड का मान क्या मिल जाएगा, तो हमने जो समीकरण नंबर 7 लिखी थी, समीकरण 7 से जेड के सापेक्ष मान आया नहीं था, हमने वहां पे क्या देखा था, डी जे जेड बटे डी टी बराबर तो 0 आया था ना। मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जे जेड बराबर कैसा हो जाएगा, नियत, कोई कांस्टेंट मान के बराबर। ठीक है, हमारे पास जे एक्स जे वाई और जे जेड इन तीनों का मान हो गया। ये पहले का है, इसको बता देती हूँ, लिख लो इतना। ठीक है, समझ में आ गया हमने क्या किया, हमने क्या बात कही है कि जो हमारा कोणीय संवेग है, कि कोणीय संवेग ही क्या करेगा, उसके चारों तरफ प्रिसीजन करता है। जैसे हमने लट्टू में भी बात की थी, तो अलग अलग अक्षों के सापेक्ष जे एक्स जे वाई जे जेड के सापेक्ष हमने इसके मान की बात की है। तो यहाँ आप देख सकते हो, हमने चुंबकीय क्षेत्र z दिशा में बताया था, और z दिशा में j का मान कैसा आ रहा है, नियत ही आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि j क्या करेगा, केवल अपनी दिशा चेंज करेगा, परिमाण नहीं, परिमाण उसका सेम का सेम रहेगा। j z का मान कैसा रहेगा आपके पास, नियत ही मान रहेगा। ठीक है, एक चीज तो हमने ये प्रूफ कर दी, ठीक है ना, कि इसका मान आपके पास कैसा रहेगा, नियत ही रहेगा। ठीक है, लिख लिया इतना। अब देखो हमें जे एक्स का मान क्या मिला था, जे नॉट साइन ओमेगा टी, जे वाई का मान हमें मिल गया ये। तो इन दोनों से एक और चीज हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, ये आपको समझ में तो आ गया ना, चाहो तो यहाँ नीचे लिख लेना पहले। अर्थात हम कह सकते हैं कि z दिशा में कोणीय संवेग का मान परिमाण कैसा होगा, नियत होगा। हमने लट्टू के लिए पढ़ा था, उसमें भी हमने यही बात कही थी कि कोणीय संवेग क्या करेगा, केवल अपनी दिशा चेंज करेगा, परिमाण बराबर रहेगा। और यहाँ भी हमने सेम, अब यहाँ हमने दिशा चेंज की तो बात ही नहीं की, दिशा तो भाई है ही वही वही, हाँ चारों तरफ घूमता घूमता जरूर चेंज करेगा, बाकी परिमाण का मान वही नियत रहेगा। क्लियर है? तो जे एक्स और जे वाई के मान से हम क्या देख सकते हैं, जे एक्स व जे वाई के मान से हम क्या करें, अगर इन दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ दें,
ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं jx स्क्वायर प्लस jy²। तो हमारे पास क्या मान मिल जाएगा, jx का मान हमारे पास कितना था, j0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस jy का मान कितना है हमारे पास, j0² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों से j0² कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक बराबर क्या होता है 1। तो ये मान आपके पास कितना आ गया, j0²। ठीक है, बराबर आ गया ये jx² प्लस jy² के। तो ये आपके पास किसकी समीकरण हो गई, एक वृत्त की समीकरण हो गई ना। वृत्त की समीकरण हम यही तो बोलते हैं x² प्लस y² बराबर कोई कांस्टेंट c² के बराबर होता है। क्लियर है, यही होती है वृत्त की समीकरण, और ये समीकरण यही आ गई jx² प्लस jy² बराबर में j0 जो कि कॉमन मान है। ठीक है, तो ये एक्स वाई के सापेक्ष वृत्त, इसका मतलब क्लियर है, ये वृत्त की समीकरण किसके लिए आ रही है, कोणीय संवेग के लिए। इसका मतलब कोणीय संवेग क्या करेगा, जो z अक्ष है उसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्त का निर्माण करेगा। क्लियर है यहाँ से, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ लिख लेना, ये क्या है, वृत्त की समीकरण। कि कोणीय संवेग पुरस्सरण करता हुआ क्या करेगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है ना, ये वृत्त कौन से, और ध्यान रखना वृत्त एक्स वाई तल में बनाएगा। जेड अक्ष के सापेक्ष तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये चार तरफ घूमेगा तो कौन से तल में, एक वृत्त यहाँ लिख लेना एक्स वाई तल में बनाएगा, जो एक्स वाई तल में वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। डायग्राम जो हमने पहले बनाया था, आप चाहो तो यहाँ वही डायग्राम आप बना भी सकते हो फिर से, कि हमने क्या माना था, देखेंगे एक बार। हमने ये z दिशा थी, ठीक है, इसके सापेक्ष हमने किसकी दिशा मानी थी, चुंबकीय क्षेत्र की। b की दिशा हमने मानी थी z दिशा में। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ये केवल z अक्ष के सापेक्ष लगेगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, ये z अक्ष है, जैसे हमने इसके बाद की ऐसे ही मान लो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष हो, तो z दिशा में तो आपका चुंबकीय क्षेत्र लग ही रहा है, और एक्स वाई तल में क्या करेगा, ये इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण करेगा पुरस्सरण गति के कारण। क्लियर है, ठीक है, ये डायग्राम में बना लो। कौन कर रहा है वृत्त का निर्माण, ये जे। ठीक है, एक्स और वाई तल के सापेक्ष, एक्स वाई तल के सापेक्ष ये, और बी क्षेत्र में आपकी क्या हो गई, जेड दिशा में क्या होगा आपकी, ये चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, लिख लिया इतना। तो अब ये जो जे है, जिस वेग के साथ में ये पुरस्सरण गति करता है, ओमेगा जिसकी हम बात करते हैं, या ओमेगा पी से हम प्रदर्शित करते हैं, तो इस स्थिति में क्यों, चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में जब पुरस्सरण गति होती है तो उसी आवृत्ति को क्या कहा जाता है, लार्मर आवृत्ति कहा जाता है। लार्मर ने ये कहा कि यहाँ पे भी देखो कितने ही सारे घटनाएं हो रही है, पुरस्सरण गति भी हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है,
तो इस स्थिति में जे का वेग क्या होता है, जे का कोणीय वेग कह ले, या हम जे की आवृत्ति की बात करें तो उस आवृत्ति को एक अलग नाम से जाना गया है, क्या, कोणीय वेग ओमेगा, सॉरी लार्मर आवृत्ति के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो देखो हमने अभी ओमेगा बराबर क्या पढ़ा था, गामा इंटू बी के बराबर पढ़ा था हमने। ओमेगा का मान किसके बराबर, गामा इंटू बी के बराबर पढ़ा था, चूंकि ठीक है गामा का मान यहाँ पे किसके बराबर होता है, गामा हमने कहा किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। और वो कांस्टेंट का मान आपके पास एक्चुअली में क्या होता है, ई अपॉन एम सी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, मान रख देंगे तो ई बी अपॉन एम सी। यह आवृत्ति आपकी क्या कहलाती है, लार्मर आवृत्ति। लार्मर आवृत्ति EB/MC। और लार्मर आवृत्ति ध्यान रखना, कई बार आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। लार्मर आवृत्ति किसे कहते हैं, लिख लिया तो लिखो, इतना लिख लिया, लार्मर आवृत्ति लिखो इसके नीचे, अर्थात कोणीय संवेग J, अर्थात कोणीय संवेग वेक्टर J चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर, चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर ओमेगा, ये ओमेगा कोणीय आवृत्ति से घूर्णन करता है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति से घूर्णन करता है, ठीक है ना। जे ये बी है जो जेड अक्ष पर स्थित है, इसके चारों तरफ एक आवृत्ति से घूर्णन करता है, वो आवृत्ति किसके, ये ओमेगा आवृत्ति से घूर्णन करता है, फुल स्टॉप। अतः एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे मूल कण का, अतः एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे मूल कण का चुंबकीय आघूर्ण सदिश, चुंबकीय आघूर्ण सदिश चुंबकीय क्षेत्र के, नहीं सॉरी, चुंबकीय आघूर्ण सदिश पुरस्सरण गति करता है, क्या करता है, पुरस्सरण गति करता है। इस पुरस्सरण की कोणीय आवृत्ति, इस पुरस्सरण की कोणीय आवृत्ति लार्मर आवृत्ति ओमेगा कहलाती है, लार्मर आवृत्ति ओमेगा कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया, लार्मर आवृत्ति ओमेगा क्या होती है कि जिस आवृत्ति के साथ में या जिस कोणीय वेग के साथ में आपका ये जो कोणीय संवेग J है, ये इस बी के चारों ओर क्या करता है, पुरस्सरण गति करता है, एक वृत्त का निर्माण करता है, वह आवृत्ति क्या कहलाती है, आपकी लार्मर आवृत्ति। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, कई बार आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, ओमेगा इक्वल टू EB/MC, ठीक है। और आपको समझ में आ गया वृत्त का निर्माण करता है, तो हमने देखा हमारे पास फाइनल इक्वेशन किसकी आई, वृत्त की इक्वेशन है, किनके टर्म में, Jx और Jy के टर्म में। इससे ये पता चला कि वृत्त का निर्माण किस दिशा में करेगा, XY तल में करता है, और जबकि B की दिशा क्या होती है आपकी, Z दिशा होती है। तो हमने ये भी देख लिया कि Jz का मान हमारे पास क्या आया था, नियत आया था, इसका मतलब Z दिशा में आपके J का परिमाण समान होता है, केवल उसकी दिशा परिवर्तित होती है। क्लियर है, तो ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट, किसका, पुरस्सरण गति का। समझ में आ गया अच्छे से, और आप लोग देख लेना और इसको पढ़ लेना, कुछ दिक्कत हो तो अपन उस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुरस्सरण गति के आपके ये 2 टॉपिक ही हैं, एक तो किसकी, लट्टू की, और दूसरी मूल कणों की, जिसमें लार्मर आवृत्ति की बात आती है, चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, अब हम बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण प्रमेय के बारे में। हेडिंग देंगे जड़त्व आघूर्ण प्रमेय।
देखो यहाँ जड़त्वाघूर्ण से प्रमेय से हमारा क्या मतलब है कि जड़त्वाघूर्ण के बारे में अब हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। I बराबर mr स्क्वायर, हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा, प्लस हमने ये चीज भी देखी कि जड़त्वाघूर्ण नॉर्मली हम क्या होता है कि कोई पिंड है उसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष उसका जड़त्वाघूर्ण किस स्थिति से है उस पर डिपेंड करता है कि उसके घूर्णन अक्ष की स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम किसी पिंड के, इसका मतलब अगर हम उसके घूर्णन अक्ष की स्थिति बदलते हैं तो उसका जड़त्वाघूर्ण का मान भी एक प्रकार से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जड़त्वाघूर्ण डिपेंड किस पे करता है कि पिंड के घूर्णन अक्ष की या उसके द्रव्यमान की स्थिति कैसी है या किस प्रकार परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो इनके आकृति, इनके विन्यास इस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हमने क्या, जड़त्वाघूर्ण के दो प्रमेय दिए गए। जड़त्वाघूर्ण के दो प्रमेय होते हैं। एक तो आपके पास पहला प्रमेय आप लिखेंगे समान लंबवत अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय, और दूसरा हम देखेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय, समानांतर अक्षों की प्रमेय, ठीक है। अक्षों से हमारा मतलब यह है कि उनके जो भी आपके घूर्णन अक्ष है, उस पिंड का जो घूर्णन अक्ष है या जो भी हमारी जड़त्वाघूर्ण की जो भी अक्ष है कि उनका विन्यास कैसा हो तो उससे जड़त्वाघूर्ण का मान किस प्रकार निर्धारित होगा, ठीक है। तो अगर अक्ष लंबवत हो तब क्या मान होगा, अक्ष समानांतर हो तो क्या मान होगा। तो इसके लिए दो प्रमेय दी गई, लिख लेंगे दोनों के नाम, लिख लेना ऊपर। जड़त्वाघूर्ण के लिए दो प्रमेय दिए गए, पहला लंबवत अक्षों की प्रमेय और दूसरा समानांतर अक्षों की प्रमेय, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, लिख लिया। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे लंबवत अक्षों की प्रमेय, हेडिंग डालिए लंबवत अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लिखिए, इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले किसी भी प्रमेय को लिखने का तरीका पता है ना, एग्जाम में भी आप लिखो, सबसे पहले किसी प्रमेय का क्या लिखा जाता है, कथन, उसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, कि वो प्रमेय क्या कह रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं कि हैंड्स प्रूफ, कि हाँ इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। ये थोड़ा प्रमेय का एक तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो कथन, स्टेटमेंट इसकी क्या है, लिखिए इस प्रमेय के अनुसार ऐसे, इस प्रमेय के अनुसार, कॉमा ऊपर ब्रैकेट में लिखेंगे अब, किसी समतल पटल का, किसी समतल पटल का, पटल, तल को एक तरीके से पटल कहते हैं, ठीक है ना। किसी समतल पटल का, इसके तल के, समतल पटल का इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान तल में स्थित, तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के, दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष, दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के, जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, कॉमा, जबकि, जबकि लंबवत अक्ष, लंबवत अक्ष, कॉमा तल में स्थित, तल में स्थित दोनों, दोनों लंबवत अक्षों के, दोनों लंबवत अक्षों के
कटान बिंदु से गुजरती है। दोनों लंबवत अक्षों के कटान बिंदु से गुजरती है। ये ब्रैकेट बंद आपका, ठीक है। ये थी आपकी स्टेटमेंट। क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुनना। इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान किसके बराबर होगा? तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, जबकि लंबवत अक्ष तल में स्थित दोनों लंबवत अक्षों के कटान बिंदु से गुजरता है। आपको समझ में आया स्टेटमेंट? मतलब ये ऐसे कह रहा है लंबवत अक्षों के प्रमेय कि तीन तलों की बात कर रहा है, सॉरी तल एक ही तीन अक्षों की बात कर रहा है जो तीनों ही क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो एक जो लंबवत बात कर रहे हैं वो तो हम इस पूरे तल के लंबवत अक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये किन के लंबवत होगा कि दो अक्ष जो परस्पर खुद लंबवत होंगे और इस तल में स्थित होंगे। क्लियर है? ये तल पूरे इस पिंड के या पूरे इस तल के लंबवत होगा, मतलब एक तरह से इससे बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और बाकी दोनों तल कहाँ होंगे? उस तल में स्थित होंगे, लेकिन होंगे वो दोनों भी आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, उन दोनों के। तो इसके लिए अगर जड़त्व आघूर्ण की हम बात करें तो इसका मान किसके बराबर होगा? इन दोनों लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर, ठीक है। मतलब इसको अगर हम A कहते हैं, ये B है और ये C है, तो IA बराबर क्या हो जाएगा? IB प्लस IC। इसके जड़त्व आघूर्ण का मान इन दोनों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, ठीक है। और ये तल कहाँ से गुजरेगी? तो इन दोनों तलों के, ये जो दोनों लंबवत तल अक्ष हैं, इन दोनों लंबवत अक्षों के कटान बिंदु, मतलब ये प्रतिच्छेदी बिंदु जहाँ ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु से ही ये बिंदु, ये तल हमारा निकलेगा, ये अक्ष हमारे निकलेगी। क्लियर है? इजी से स्टेटमेंट है, समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे देख सकते हो आप। ये मान लो ये हमारा 2D में कोई तल है, हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये एक अक्ष है, ठीक है, और ये अक्ष है। ये दोनों कैसे एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होने चाहिए। क्लियर है? अब ये दोनों जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं? इस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक तीसरा तल जो इन दोनों के लंबवत हो, कहाँ से गुजरे? जहां इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है, और वो इस पूरे तल के लंबवत होगा, मतलब ये दिशा होगी उसकी। क्लियर है? अब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये तल बिल्कुल बाहर की तरफ होगा, ये अक्ष तल के बिल्कुल बाहर की तरफ होगा, और कहाँ से गुजर रहा है? इन दोनों अक्षों के जहां इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये इन तीनों अक्षों की हमने स्थिति बताई है। क्लियर है? ये है आपका प्रमेय का कथन। तो ये कहा है, अब हम इसे सिद्ध करके देखेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट लिख दिया हमने, लिखना अर्थात यदि पटल XY तल में स्थित है तो Z अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? IZ बराबर IX प्लस IY। ये फाइनल चीज है जो हमें प्रूफ करनी है। लिख लीजिए। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार कंडीशन देखो कि मान लिया ये कुछ इस प्रकार का एक तल है, ठीक है। हमने ये क्या मान लिया? ये हमारा एक्स तल, सॉरी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये इन दोनों के लंबवत है जेड अक्ष। क्लियर है? एक्स वाई और जेड अक्ष के रूप में हमने बांट दिया। सिंपल। ये इन तीनों का क्या हो जाएगा? ओरिजिन, मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से क्या मान लेते हैं? अब इस निकाय में बहुत सारे कण होंगे,
हम कोई भी आई वे कण की बात करते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है हमारा P, और P पर क्या कोई सा भी हमारा आइवा कण स्थित है, कोई आइवा कण स्थित है, ठीक है। तो इस आइवे कण की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। ठीक है, ये हमने मान लिया कोई भी हम आइवा कण एग्जांपल के लिए ले रहे हैं जो P बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश है वेक्टर आर, ठीक है। अब ये जैसे हमारा ये जो y अक्ष है, ये आगे तक अगर हम ले जाएं, ये y अक्ष है, तो y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी आ रही है, ये लंबवत दूरी कितनी है, x के बराबर, x अक्ष के बराबर है ना, x के बराबर, ठीक है। ऐसे ये जो हमारा x अक्ष है, ठीक है, ये हमारा x अक्ष, इस x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी कितनी आ रही है, तो ये आ रही है आपके y के बराबर। उल्टा मान आ रहा है, लंबवत दूरी की बात कर रहे हैं। फिर देखेंगे एक बार, ये y अक्ष है पूरी, डॉटेड लाइन भी आगे तक, ठीक है ना। अब इस y अक्ष से मैं बोलूं कि इस P बिंदु की लंबवत दूरी कितनी है, मतलब ये दूरी x, y अक्ष से लंबवत दूरी तो यही होगी ना इस डायरेक्शन में, ये लंबवत दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी, x के बराबर x अक्ष पे, ठीक है। और x अक्ष से इसकी लंबवत दूरी की बात करें तो y के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। तो हम प्रूफ में लिखेंगे, माना आइवा कण बिंदु P पर स्थित है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना मान लिया, वेक्टर आर है। क्लियर है, P बिंदु का, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या लें, इस P बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, y है, x अक्ष से लंबवत दूरी y, तथा y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, x है। क्लियर है, कंडीशन हमारी समझ में आ गई। तो यहाँ से अगर हम इस RI का मान निकालना चाहें, आइवे कण के लिए R का मान भी एक तरह से लिख लो आप, RI के बराबर हो जाएगा, और x का मान भी xi हो जाएगा, y का मान भी yi हो जाएगा। क्लियर है, आइवे कण के लिए सारे मान, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एम्प्लाइज RI स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से ट्राइंगल ही तो बना रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं, ri स्क्वायर बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस x अक्ष के सापेक्ष हमारे पास जड़त्व घूर्ण का मान कितना होगा, x अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। तो हम लिखें x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, Ix बराबर, अब x अक्ष के सापेक्ष तो कुल बहुत सारे कण आएंगे, m कण होंगे, कोई एक कण तो होगा नहीं x अक्ष पे, तो समेशन हम ले लेंगे i बराबर 1 से n का, सब मासों का भी योग हो जाएगा सारे द्रव्यमान को, तो mi, ठीक है। और x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, y के बराबर है। हम लेते हैं ना कि i बराबर क्या, mr स्क्वायर, तो mr क्या होता है वहां पे, इसके घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो x अक्ष के लिए वो लंबवत दूरी क्या है, y के बराबर, तो yi स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको दे दो समीकरण 1, समीकरण 2।
लिख लिया। इसी तरीके से हम y अक्ष के सापेक्ष लें तो y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा I बाय बराबर सेम यही हो जाएगा। y अक्ष के सापेक्ष भी n कण होंगे तो I बराबर 1 से n के लिए द्रव्यमान भी खूब होंगे तो mi iवे कण का ले हम। और y अक्ष के लिए लंबवत दूरी कितनी है, ये y अक्ष से लंबवत दूरी है x, तो xi स्क्वायर के बराबर। समीकरण नंबर 3। लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 + 3 से 2 और 3 को हम जोड़े तो क्या मिल जाएगा हमें, ix + i बराबर एक तो हो जाएगा समेशन i बराबर 1 से n के लिए mi yi का स्क्वायर प्लस समेशन i बराबर 1 से n के लिए mi xi का स्क्वायर। क्लियर है। बराबर में क्या करें, हम दोनों में से समेशन कॉमन कर लेते हैं। i बराबर 1 से n में mi द्रव्यमान दोनों में बराबर है, mi के बराबर, ठीक है। और बच क्या जाएगा कॉन्स्टेंट हमारा yi स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा xi स्क्वायर, ठीक है। बाकी मान तो दोनों में कॉमन ले लिया तो yi स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर। समीकरण 1 से xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर किसके बराबर आया है, ri स्क्वायर के बराबर। तो समेशन i बराबर 1 से n के लिए mi और ri स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लिख लेना समीकरण 1 से। क्लियर है। तो यहाँ पे हम i बराबर 1 से n के लिए कुल अगर हम इसका समेशन लेते हैं तो समेशन mi हमारे पास किसके बराबर आ जाता है। अब ये देखो, ये लंबवत दूरी जो r के लिए जो लंबवत दूरी किसके सापेक्ष है, z अक्ष के सापेक्ष है। तो z अक्ष के सापेक्ष कुल द्रव्यमान, इसके लिए भी m द्रव्यमान होंगे कोई आइवे कण के लिए mi द्रव्यमान और कई सारे द्रव्यमान होंगे इसलिए i बराबर 1 से n के लिए। और लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। इसका मतलब ये किसका जड़त्व आघूर्ण हो गया, z अक्ष का। तो ये बराबर हो जाएगा आपका iz के बराबर। इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं, ix प्लस iy बराबर iz। ये हमारी प्रमेय हो गई प्रूफ, हेंस प्रूफ। नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई ना, बहुत इजी सी है, कुछ खास नहीं है। हाँ, एग्जाम वगैरह में एक आध बार आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ है, कभी दोनों के दोनों प्रमेय एक साथ पूछ ली जाती है। छोटी सी होती है और एग्जाम में करने में आपको 5 मिनट में नहीं लगेगा, फटाफट से आप कराओगे, ठीक है। बस सिंपल सा है, तीनों के सापेक्ष केवल जड़त्व गुण का मान ही तो लेना है। बस ये ध्यान रखना, y के परपेंडिकुलर कौन है, x अक्ष, तो इससे लंबवत दूरी x हो जाएगी। x के परपेंडिकुलर कौन है, ये y अक्ष, तो लंबवत दूरी इसकी y हो जाएगी। और z है तो z के परपेंडिकुलर कौन है, p अक्ष। ध्यान रखना, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा z के परपेंडिकुलर की मैम ये एक साथ, तो एक साथ नहीं है, ये हमने 2D में बना रखा है इसलिए। z अक्ष क्या होता है, तल के बाहर, ये स्थिति है z की। क्लियर है ना। 3D में हम इसको देखेंगे तो ये होता है z अक्ष, तल के बाहर। तो इससे लंबवत दूरी किसकी आ रही है, इसकी, ri की। समझ में आ गया, कर लो। तो ये आपकी पहली प्रमेय हुई कंप्लीट। दूसरी प्रमेय आपकी कौन सी होती है, समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे हेडिंग डाल लेना आपका समांतर अक्षों के प्रमेय, ठीक है। लेकिन हम इसे करेंगे
नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोग इतना पढ़ लें और इसे समझ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।